नमस्कार, आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज वेदम। मैं हूं परवीन जी। पीएम मोदी का मणिपुर दौरा विपक्ष के लिए बड़ी खबर है, खासकर कांग्रेस के लिए। मणिपुर में मई 2023 से जातीय संघर्ष में 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। उस वक्त विपक्ष पीएम मोदी के मणिपुर दौरे की मांग पर अड़ा था, लेकिन अब पीएम मोदी मणिपुर पहुंचे तो उस पर भी कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। जयराम रमेश से लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस दौरे को मणिपुर का अपमान बताया, जबकि राहुल गांधी ने स्वागत और तंज दोनों किया है। पीएम मोदी के दौरे से पहले केंद्र ने कुकी संगठनों के साथ 2 समझौते भी किए, जिनमें सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन शामिल है। वहीं मोदी ने मणिपुर में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस पर चर्चा करेंगे। और इस बीच वक्फ बोर्ड को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना अंतरिम आदेश सुनाएगा। यह फैसला वक्फ कानून में किए गए बदलावों पर है, जिसे मुस्लिम समुदाय के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार और भेदभाव के मुद्दों से जोड़कर देखा जा रहा है। इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जब तक पीएम मोदी मणिपुर नहीं गए थे ये मुद्दा था, लेकिन अब ये मुद्दा भी क्या पीएम मोदी ने खत्म कर दिया? देखिए, खत्म हो ही गया। वो एक कहावत है, देर आए दुरुस्त आए। प्रधानमंत्री मोदी विलंब तो किए जी, लेकिन वहां पहुंचे और जिस तरीके से उन्होंने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को मणिपुर की जनता के सामने रखा, आप देखिए सारे लोग खुश हैं। कारण लीडर वो होता है जिसके पास सॉल्यूशन होता है, और बवाल करने वाले नेता वो होते हैं जो प्रॉब्लम को लेकर के चीजें तो उठाते हैं, लोगों में गुस्सा भड़काते हैं, अफवाह फैलाते हैं और उसके बाद निकल लेते हैं। यह फर्क है। प्रधानमंत्री मोदी एक विजन के साथ वहां गए। यह जातीय संघर्ष, जो एथनिक क्लासेस, 2 अलग अलग कम्युनिटी के बीच, कोई नया थोड़ी है जी, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या हो? सॉल्यूशन वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में है, विकास में है। ये उनका फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले के तहत वो आगे बढ़े। 85-100 करोड़ रुपए का सौगात दिया और रेलवे लाइन आप देख रहे हो, तमाम तरह की चीजें। जहां निगोशिएशन करना है तो आप कुकी के साथ डील भी कर रहे हो। यह होता है एक अप्रोच कि आप वहां पे चीजों को सॉल्व करते हो। ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी के दौरान नॉर्थ ईस्ट जल नहीं रहा था। यही मिजोरम है। आपको मालूम है, कांग्रेस की सरकार ने वहां एयरफोर्स से बमबारी करवाया था। यह तुम्हारा सॉल्यूशन है। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने मिजोरम के अंदर अपने ही लोगों के ऊपर आपने एयरफोर्स का बॉम्बर्स इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री मोदी वो कोई हार्ड रास्ता लेकर के नहीं चलने वाले व्यक्ति हैं, वो विकास के जरिए जी। तो ये मुद्दा तो स्नैच हो गया। और खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। राहुल गांधी की जिसको कहते हैं पप्पू गिरी, वो कल वो साफ साफ दिखा। टीवी वाले पूछे कि प्रधानमंत्री वहां गए हैं, बोले हाँ अच्छा है, लेकिन ये मेन मुद्दा नहीं है। अरे मेन मुद्दा नहीं है। 1 साल से तुमने तमाशा कर रखा कि मणिपुर 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 मणिपुर, स्पेशल सेशन मणिपुर, पार्लियामेंट चलने नहीं दिया, हंगामा करते रहे, वॉकआउट होता रहा। सरकार को तुमने मणिपुर के ऊपर पंगु बना दिया। और जब आपको मणिपुर के ऊपर बोलना था, आप कह रहे हो कि भाई मुद्दा नहीं है। मुद्दा जो है वोट चोरी का है। मैंने एक नया टर्म इस्तेमाल किया है राहुल गांधी के लिए, मंकी पॉलिटिक्स। जो बंदर होता है ना कि इस जाल पे उठाओ, दूसरे पे कूदा, एक जगह शांति से नहीं बैठेगा। तो मणिपुर को उठाना था, उठाया, मणिपुर खत्म। मैच्योर लीडर कोई होता, लीडर वो पोजीशन, अगर मैच्योर व्यक्ति होते तो आज वो कहते कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी को 1 2 3 4 5 ये सारी चीजें वहां पे करनी चाहिए। वो काम ये नहीं कर पा रहे हैं,
उससे वहाँ पे सिचुएशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप कोई सजेशन दे सकते थे, लेकिन है क्या कि उनको तो ये भी नहीं पता होगा कि प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर गए हैं। फैक्चुअल बात मैं बता रहा हूँ, ये इतने बेफिक्र लोग हैं, इनको राजनीति वो इतना ही नॉन सीरियस तरीके से, इनको पता भी नहीं था कि जो बॉडी लैंग्वेज लग रहा है कि सवेरे सवेरे मीडिया वाले चले गए, ही वॉज नॉट नोइंग कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो मणिपुर में है। इसलिए उसने उस जिसको होता है ना कि स्मार्ट बनने के लिए आप जो है क्वेश्चन को अवॉइड कर गए, उस अवॉइड करने के चक्कर में तो आप भी समझिए कि भाई अपोजिशन का जो है वो ऊपर वाला ही मालिक है। बिल्कुल, कांग्रेस की दिक्कतें और बढ़ने वाली हैं। राजीव सर, मणिपुर दौरा पीएम मोदी का कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी हार? देखिए, कांग्रेस के लिए हार या जीत मणिपुर दौरे से नहीं है, बल्कि मणिपुर की समस्या के समाधान से है। अभी तक जितने बॉर्डर स्टेट हुए वहां पर कांग्रेस ने भारत के खिलाफ एक ज्वालामुखी पैदा किया है, जिस समस्या का समाधान अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ढूंढ रही है। शुरुआती दौर से 1947 के बाद से इन लोगों ने हर स्टेट में, जो बॉर्डर स्टेट है, वहां समस्याएं बढ़ाई। कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जहां समस्याएं खत्म हुई है इनके शासनकाल में। जवाहरलाल नेहरू से लेकर अभी मनमोहन सिंह की सरकार के समय तक जम्मू कश्मीर में इन लोगों ने समस्या पैदा की, आज तक परेशान हो रहे हैं। पंजाब में देखिए, खालिस्तानियों का ये जो पूरा का पूरा नेटवर्क वाइब्रेट हुआ, किसके शासनकाल में हुआ? ये कांग्रेसियों ने पैदा की, आज तक झेला जा रहा है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में, पश्चिम बंगाल से देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में इन लोगों ने जो पॉलिटिक्स की और जिसका परिणाम आज भी सामने दिख रहा है, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। और ये बांग्लादेश के आज़ादी के आंदोलन के समय से इंदिरा गांधी ने अगर सोच लिया होता कि जो घुसपैठिए यहाँ आ रहे हैं, जब बांग्लादेश एक नया देश बन गया, जब उस पर पाकिस्तान का कोई अधिकार नहीं रहा, वहां प्रताड़ित नहीं किया जा सकता, तो फिर 2.5 करोड़ से ज्यादा उस समय के ये शरणार्थी बना के रखे हुए थे, उसको डिपोर्ट करना चाहिए था। लेकिन वो भी समस्या वहीं की वहीं रह गई और उसी समस्या के कारण असम में समस्या आई। पूरे नॉर्थ ईस्ट का ये ईसाईकरण किसने किया? ये नेहरू की पॉलिसी। वेरियन एल्विन जो कि मध्य प्रदेश से चलता हुआ नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचा, और नेहरू खुद कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में जितनी भी जानकारी हमें है, वहां के ट्राइबल इलाके और वहां के ट्राइब्स के बारे में, वो सारी जानकारी वेरियन एल्विन्स के कारण है। और वो कौन था? एक क्रिश्चियन मिशनरी जो अपने आप को एंथ्रोपोलॉजिस्ट बताता था, और वही नेहरू उसके ऐसे अभिभूत हो गए थे उसके जादू में कि उन्होंने खुली छूट दे दी नॉर्थ ईस्ट में, और उसने मिशनरी प्रचार ऐसे किया कि आधा से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट आज क्रिश्चियन हो गया है। और वही क्रिश्चियनिटी का प्रभाव है कि मणिपुर में समस्या पैदा हुई। कुकी और मैतेई के बीच संघर्ष चला, क्योंकि वो जिन इलाकों में रहते हैं, पहाड़ी इलाके में, वो भी बॉर्डर इलाका म्यांमार के साथ, इतने सालों में फेंसिंग तक नहीं करवाई। वहां पर इन लोगों को बढ़ने दिया गया। जब समस्या बढ़ जाता है तो जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, मिजोरम को लेकर मणिपुर में भी ऐसा ही हुआ था। लोकटक लेक के पास और उसके गुफाओं के अंदर ये चिदम्बरम गृह मंत्री हुआ करता था, और उस समय इन लोगों ने हेलीकॉप्टर से गोलियां चलवाई थी, सैकड़ों लोगों को मारा था जब मणिपुर में सेपरेटिस्ट आंदोलन चल रहा था। आज वहां पर सारे सेपरेटिस्ट आंदोलनकारी आज सरेंडर कर चुके हैं। सारे आतंकी गिरोह जो थे वो अब सरेंडर करके मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं। यह भारतीय जनता पार्टी ने किया। इतने सालों में कितने नॉर्थ ईस्ट में पीस अकॉर्ड हुए हैं, नागा पीस अकॉर्ड हुआ, ये इन लोगों की भूमिका थी जो सालों तक उसको पाल पोस के रखा रहा। असम में क्या हुआ? ये असम में उल्फा आतंकवादियों के साथ कितने दिनों तक ये कांग्रेस की सरकारें जूझती रही। अंत में आज असम में एक भी कोई ऐसी घटना होती है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार असम के अंदर भी है। समस्या क्या हुई? मणिपुर के अंदर क्या कांग्रेस को वहां के समस्या के समाधान से फायदा होगा या नुकसान होगा? इसको इतना बड़ा नुकसान है जिसके कारण राहुल गांधी पागल हुआ पड़ा है और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बुजुर्ग नेता को भेज देता है, और वो लिखते हैं और बोलते हैं कि देखो भाई, प्रधानमंत्री मोदी वहां गए, ये कायराना अप्रोच है कि इतने सालों के बाद वहां जाके रोड शो कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, पैकेज दे रहे हैं। इतने दिनों तक कहां थे? बहुत देर कर दी। समस्या का समाधान धीरे धीरे होता है। ये कांग्रेसी सरकारों में 13 साल लग गए
ये इतनी बार में नागालैंड में शांति नहीं हुई। और ये तो 2 साल के अंदर कितनी व्यवस्थाएं बदल चुकी है मणिपुर में। सरकार किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी की। वो तो भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार गिरवाने के लिए वहां कोई ऐसी साजिश नहीं करती कि कुकी और मतई लड़ जाए। लड़ाई हुआ, संघर्ष हुआ, सरकार गिरी, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, लेकिन इससे फायदा किसको हुआ? कांग्रेस को। राहुल गांधी 2 बार गया लोकसभा चुनाव से पहले, हंगामा क्रिएट करके वहां आया। इसको फायदा हुआ कि मणिपुर क्या, पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो कांग्रेस खत्म हो चुकी थी, वहां की 25 की 25 सीटें इनसे छीन चुकी थी, एक भी लोकसभा की सीट नहीं थी। 2024 में इसकी वापसी हुई और वहां के संघर्ष का फायदा हुआ। इनर और आउटर मणिपुर, ये दोनों लोकसभा की सीटें कांग्रेस को मिली। अब ये सोच रहा है अगर समस्या का समाधान हो जाता है मणिपुर का, तो फिर हम कहां जाएंगे? वहां आगे जो विधानसभा चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी के हाथों में होगा। 2 सांसद हमारे हैं वो भी चले जाएंगे। अगले चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटों पर कब्जा कर लेगी। तो ये समस्या को क्रिएट करने वाले लोग हैं, इसलिए समस्या इनको जाने को लेकर हो रही है कि मोदी गए, वहां पर कुछ पैक्ट हुए हैं और आगे अगर समाधान निकल गया, सोचने पर लोग मजबूर हो गए कि कांग्रेस की सरकार होती तो आज कटे पीटे नजर आते, तो उसके बाद तो पूरी राजनीति बदल जाएगी और मणिपुर की नहीं पूरे नॉर्थ ईस्ट की राजनीति फिर से वही हो जाएगी जो 2014 से लेकर 2019 तक रही। बिल्कुल, कांग्रेस को राजनीतिक झटका लगा है। लेकिन अब वक्फ को लेकर भी खबर आ रही है डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने वाला है, तो ये कितना प्रभावित करेगा यहाँ पर मुस्लिम संगठनों को और इसका क्या प्रभाव होने वाला है? देखिए, वो एक कहावत है कि वो चिड़िया चिग गई खेत, है ना। ऑलरेडी वक्फ के ऊपर सरकार काम कर रही है जी। वेबसाइट पे लोग वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, कागज दे रहे हैं, सारी चीजें अपने आप हो रही है। किसी की मजार छीनी गई, कोई मदरसा छीना गया, ये दाढ़ी टोपी वाले मौलाना, लिफाफा खाने वाले लोग, ये जो मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे थे, वो तो एक्सपोज हो गए ऑलरेडी। अब मसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले का है। आपने क्या जिरह किया है वहां कि ये हमारे राइट टू रिलीजन, फंडामेंटल राइट्स 25 से 29 वो जो है वो उसका हनन हो रहा है। हम लोग शुरू से इस बात को कहते आ रहे हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी और उस प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट, इट हैज नथिंग टू डू विथ राइट टू रिलीजन। मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, स्कूल चलाना, उसको किराए पर लगाना, उसमें स्कूल खोलना, हॉस्पिटल खोलना, क्या ये आपके धार्मिक चीजों के अंतर्गत आता है? इस्लाम का एसेंशियल पार्ट है हॉस्पिटल खोलना, वक्फ मैनेज करना। इस्लाम का एसेंशियल पार्ट है कि वहां पे जमीन को जो है अपने कब्जे में रखना। क्या है क्या ये? कैन यू प्रूव इट? नो। इस्लाम के 5 पिलर्स हैं, 5 के बाहर जो कुछ भी है वो राइट टू रिलीजन के प्रीव्यू से बाहर है। तो ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। क्या ऐसा है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है कम्युनिटी के आधार पे हिंदुस्तान में दिया गया है? नहीं दिया गया है ना। दिक्कत क्या है? नहीं, दाढ़ी टोपी वाले, ये राहुल गांधी, ये इंडी गठबंधन वाले, ये सब संविधान को अपने पॉकेट में, पीछे वाले पॉकेट में दबा के चलते हैं, पढ़ते लिखते नहीं है, है ना। इसलिए जो चीज फंडामेंटली रॉन्ग है, मिसप्लेस्ड है, हाँ कोई मस्जिद है, कोई मदरसा है, कोई धार्मिक स्थल है, कोई मजार है, उसके मैनेजमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इस प्रीव्यू के बाहर है, और 50% जमीन किसकी है जिस पे वक्फ कब्जा है? वो गरीब मुसलमानों का ही है ना।
कि किसी को बेटा नहीं हुआ, किसी को संतान नहीं है, वो अपने परिवार के लोगों को वो दे भी नहीं सकता वो प्रॉपर्टी। वो आ जाएंगे मौलवी मौलाना बाप इधर ले आओ। वही सब तो केस फंसा हुआ है, वही सब तो केस फंसा हुआ है। तो देखिए ये जो वक्फ को लेकर के जो प्रोपेगेंडा मचा, और ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर ये दर्ज भी होना चाहिए कि कैसे 1.25 करोड़ ईमेल, वो भी दुबई से, पाकिस्तान से, कराची से, वो यहां पे सरकार को जो लोग भेज रहे थे, क्योंकि आईपी एड्रेस बता रहा है ना जी, वो जो माइक पे ले करके लोग घूम रहे थे कि भाई ये क्यूआर कोड डाला गया था ना। हाँ, ये लोग कौन हैं, कहां से पैसा आ रहा है? बिना माल खाए ये मौलवी मौलाना ये 2 शब्द मुंह से नहीं निकालते। ये ऐसे लालची और लोभी किस्म के लोग हैं। और इतना बड़ा प्रपंच पूरे देश में आपने किया, तो ये फंडिंग कहां से हुई, इसका भी जिक्र सुप्रीम कोर्ट के फैसले में होना चाहिए। ये ऑर्गेनाइज तरीके से लोगों को और खास करके मुसलमानों को बरगलाने का एक नया तरीका जो शुरू हुआ है हिंदुस्तान में, जिसमें विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टीज, एनजीओ और ये दाढ़ी टोपी वाले मौलवी मौलाना, ये सिर्फ मुसलमानों के दुश्मन नहीं है, ये कौम को नुकसान पहुंचाने वाले सिर्फ नहीं है, ये पूरे देश के लिए घातक है। बिल्कुल। वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा, जिससे बहुत ज़्यादा मुस्लिम संगठन उम्मीद भी लगाए बैठे हैं राजीव सर, लेकिन जैसे ओवैसी हैं या जो मुसलमानों की राजनीति करते हैं, उससे उनकी राजनीति कितनी प्रभावित होगी और कितना बड़ा झटका? देखिए, किसी के कोई प्रभावित होने वाली नहीं है, ये मुद्दे उठेंगे। प्रभावित होने वाला है ये जजमेंट, जो आंतरिक फैसले की बात कर रहे हैं BR गवई, चीफ जस्टिस, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ही फंसे हुए हैं। अब उनके रिटायरमेंट का समय आ गया, 1.5 महीने का समय है, और लगभग 2.5 महीने से ज़्यादा समय हो गया ये फैसला सुरक्षित करके रखे हुए थे। इनके पहले जो CJI थे, CJI संजीव खन्ना, उन्होंने तो अपना पल्ला झाड़ लिया। उनको लगने लगा कि अब ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। पहले उन्होंने अंतरिम रोक लगाई और उसके बाद अगली सुनवाई में ही कहे नहीं नहीं, अंतरिम रोक इस पर नहीं लगेगी, इस पर बड़े बेंच की ज़रूरत है और लंबी बहस होनी चाहिए, और लंबी बहस के लिए मेरे पास समय नहीं है क्योंकि हम रिटायर होने वाले हैं। तो वो रिटायर होने वाले थे, उन्होंने टाल दिया कि आगे अब BR गवई सोचें। हर चीफ जस्टिस को लगता है कुछ ऐतिहासिक काम करके जाएं, जिसके बाद मेरा भी जिक्र होते रहे कि आपने ये ऐतिहासिक फैसला दिया था। BR गवई उसी में फंसे हुए हैं। उनको लग रहा है अब तो रिटायर हो जाएंगे, तो अब कोई अंतरिम फैसला देकर जाते हैं। ये फैसले की बात नहीं आ रही, अंतरिम फैसला देंगे कि इसके बाद भी एक और बड़े संवैधानिक बेंच बने और वो इसके ऊपर विस्तृत चर्चा करे। जैसे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के ऊपर इन्होंने फैसला सुरक्षित रख लिया, और सारी बातें हुई भी कि हमारे पास कोई अधिकार नहीं है, राष्ट्रपति को निर्देश देने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, लेकिन फिर भी 13 दिनों तक सुनवाई करेंगे, अलग अलग टिप्पणियां करेंगे, फैसला सुरक्षित रखेंगे। और फैसले में क्या आएगा कि ये डेमोक्रेसी का पहलू है, राष्ट्रपति को निर्देश नहीं दे सकते, गवर्नर को नहीं दे सकते, इनको लोकतांत्रिक तरीके से काम करना चाहिए। वही बात वक्फ बोर्ड को लेकर है। जैसे CJI चंद्रचूड़ रिटायर होते होते उनको सद्बुद्धि आ गई और अभी भी वो झूल रहे हैं बीच में। कभी वामपंथियों के आलोचना के बाद उनको जस्टिफिकेशन देते रहते हैं और कभी इधर देते हैं। तो BR गवई अभी बहुत बड़ी समस्या से ग्रस्त रहे। इस बीच बॉम्बे हाई कोर्ट में उन्होंने एक नियुक्ति की, कॉलेजियम हिनी की, और उसमें इन्होंने अपने भांजे को जज बना दिया। बड़ा बवाल चल रहा है उनको लेकर कि राज बोकाड़े जो कि जज बने हैं, वकील थे, और ये BR गवई के भांजे हैं। इस पर हंगामा चला, कॉलेजियम में ही हंगामा चला, और जस्टिस AS ओका जो पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए हैं, उन्होंने तो सीधे कहा कि अगर हम उनकी जगह पर होते तो कॉलेजियम छोड़ चुके होते, अपने भांजे के लिए आगे का समय बहुत था, अभी रिटायरमेंट से पहले उनको अनुशंसा नहीं करनी चाहिए थी। तो अभी ये फैसला देने की कोशिश करेंगे कि क्या फैसला दिया जाए, बीच का रास्ता अपनाएंगे, और जब फैसला आएगा
उसके बाद एक और मुद्दा मिलेगा ओवैसी जैसे लोगों को। कुछ दिन तक वो राजनीति करें और इसका फायदा उठाने की कोशिश अगर बिहार के चुनाव में करते हैं तो ओवैसी का फायदा है, महागठबंधन का नुकसान है, भारतीय जनता पार्टी को कुछ फायदा ही होने वाला है, नुकसान नहीं होगा। राजेश सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मणिपुर को मुद्दा बनाने वाली कांग्रेस की पीएम मोदी ने जमकर धज्जियां उड़ाई हैं। पीएम मोदी ने अपनी इस यात्रा से कांग्रेस को उसके गिरेबान में झांकने के लिए फिर मजबूर कर दिया। उन्होंने फिर बता दिया कि मौजूदा सियासत में उनकी कूटनीतिक चालों का जवाब कांग्रेस के पास नहीं है। वहीं वक्त पर आने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मौलाना गैंग को झटका लगना तय माना जा रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।